नमस्कार। सिविल सर्विसेज क्लासेस के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि भारत के इतिहास लेखन की आवश्यकता अंग्रेजों को ही क्यों पड़ी या अंग्रेजों ने ही भारतीय इतिहास लेखन को क्यों प्रारंभ किया। उससे आगे बढ़ते हुए भारतीय इतिहास लेखन के 5 स्कूल्स अर्थात 5 शाखाएं जिन्होंने भारतीय इतिहास लेखन का कार्य प्रारंभ किया, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखें कि भारत का जो इतिहास लेखन है उसे कैम्ब्रिज ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन ने प्रारंभ किया था या उस समूह ने प्रारंभ किया था जिसे कॉलोनियल या औपनिवेशिक इतिहास लेखन का समूह कहते हैं। इन्होंने ही प्रारंभ किया था। इनमें सबसे पहला नाम आता है जेम्स मिल एवं जॉन मिल का, और ये पहले लेखक थे जिन्होंने भारत के इतिहास को लिखना प्रारंभ किया। 19वीं शताब्दी के मध्य की बात है। लंदन के ये रहने वाले थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन कर रहे थे। इन्होंने जो लिखा इतिहास, तो उसमें भारतीय इतिहास को पहली बार इन्होंने 3 भागों में बांटा। पहले भाग को हिंदू काल, दूसरे भाग को मुस्लिम काल, तीसरे भाग को आधुनिक काल। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो प्री हिस्ट्री की चर्चा नहीं करते हैं इसमें, और न ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की चर्चा करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज बहुत बाद में हुई है। लेकिन इनका जो मूल मंतव्य था वह यह था कि हम भारतीय इतिहास को बटा हुआ दिखाएं, भारतीय समाज को बटा हुआ दिखाएं, पहले जाति में फिर धर्म में। और मुस्लिम काल और हिंदू काल के विभाजन के पीछे भी ये तर्क था कि भारत में जो गंगा जमुनी संस्कृति है या हिंदू मुस्लिम एकता है उसको कहीं ना कहीं विखंडित कर दिया जाए, और ये कहा जाए कि दोनों 2 चीज़ें हैं, दोनों 2 संस्कृतियां हैं, दोनों 2 मान्यताएं हैं, अलग अलग हैं दोनों। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके उन्होंने ये लिखा। इसके बाद जो भारतीय इतिहास लेखन का सबसे बड़ा नाम आता है कैम्ब्रिज ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन में, वह आता है V.A. स्मिथ का। इन्होंने 1904 ईस्वी में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, और व्यवहारिक पैमाने पर पूरे भारतीय इतिहास की यह पहली टेक्स्ट बुक थी। अर्थात टेक्स्ट बुक इसीलिए कहा जाए क्योंकि इन्होंने जो लिखा उसमें फैक्ट भी थे, कॉन्सेप्ट भी थे, और V.A. स्मिथ ने विशेष करके प्राचीन काल पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, और पूरे के पूरे प्राचीन काल को इन्होंने हिंदू काल की जगह प्राचीन काल शब्दावली का प्रयोग किया। प्रारंभ में ये भी उसे हिंदू काल ही कह रहे हैं प्राचीन काल को, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्राचीन काल संबोधित कर रहे हैं, मुस्लिम काल को मध्यकाल, और फिर आगे चल करके आधुनिक काल। लेकिन इस पुस्तक की बात की जाए तो ये पहला पुस्तक है जिसमें इन्होंने दिखाने का ये प्रयास किया कि इतिहास, भारत का इतिहास किस प्रकार का रहा है। हालांकि इन्होंने कहीं कहीं प्रशंसा भी की है, जैसे गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा है, कुछ शासकों की भी प्रशंसा की है। और लेकिन एक चीज यहाँ ये समझ में आती है कि इनका जो मंतव्य है वो यूरोपियन मंतव्य है, और ये भारतीय नायकों की तुलना यूरोपीय नायकों से करते हैं। ठीक है, और इसी से एक परंपरा भारत में प्रारंभ हुई। जैसे एक परंपरा का मैं जिक्र करूं कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। ठीक है, जबकि नेपोलियन से बहुत पहले समुद्रगुप्त आए थे, तो ऐसी परिस्थिति में ये कहना कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन ही, ये गलत है। फिर एक धारणा आई रघुवंशम को लेकर के, जो कैम्ब्रिज ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन ने ही फैलाया कि इसमें डुअल राइटिंग देखने को मिलता है, अर्थात ये शेक्सपियर की तरह ऐसे ड्रामा लिख रहे हैं जिनमें ये रघु के विजय अभियानों को दिखाते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह विजय अभियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। तो इस तरह की बातें इतिहास में दौड़ने लगी, और जो भारतीय नायक थे प्राचीन काल के, उन सब के सामने यूरोपीय नायकों को दिखाना प्रारंभ किया। ऐसी इनकी विशेषता होती थी। यूरोप में भी ये लिखा जब करते थे, तो किसी भी उपनिवेश के लिए जब ये लिखते थे तो वहाँ के नायकों को कमतर बताते थे अपने नायकों की तुलना में। इसमें कई नाम हैं, जैसे जॉन मार्शल है, मैक्स म्यूलर है,
इसी ग्रुप में अन्य बहुत सारे नाम आ जाते हैं। तो ये सारे इतिहासकार कैम्ब्रिज ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन है। इनके जवाब में दूसरा ग्रुप उभरा और यह ग्रुप 1857 के बाद भारत में जब राष्ट्रवाद का विकास हुआ तब से उभरा और इसका प्रारंभिक श्रेय दिया जाता है महादेव गोविंद रनाडे तथा उनकी पूना सार्वजनिक सभा को। महादेव गोविंद रनाडे एवं उनकी पूना सार्वजनिक सभा ने राष्ट्रीय इतिहास लेखन का दौर प्रारंभ किया और उनके शिष्य खुद रनाडे, उनके शिष्य तिलक, फिर उनके तिलक के ही समकालीन गोपाल गणेश अगरकर, ये सब मिल करके एक तरह से इतिहास को नया आयाम देने का प्रयास कर रहे हैं उस दौर में, और इन्होंने दिया भी। इन लोगों ने काउंटर करना शुरू किया और बताया कि हमारा जो वैदिक काल था वो स्वर्णिम युग था, हमारा जो प्राचीन काल था खास करके मौर्य वंश थे या फिर गुप्त वंश था, ये स्वर्णिम युग था। यहाँ से एक दौर चला कि नहीं, राजा पौरस हारा नहीं था। ये दौर, ये बातचीत चर्चाएं वही उसी समय चली, लेकिन बाद में कैम्ब्रिज ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन और मार्क्सवादियों ने इसे दबा दिया। तो ये जो ग्रुप था, राष्ट्रवादी समूह या राष्ट्रवादी ग्रुप, ये दरअसल एक तरह से एक विरोध में, प्रतिरोध में उत्पन्न हुआ था कैम्ब्रिज ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन के, और इसके पहले पुरोधा तिलक कहे जाते हैं। लेकिन इसे व्यवस्थित तौर पर स्थापित किया काशी प्रसाद जायसवाल ने, और काशी प्रसाद जायसवाल की प्रसिद्ध पुस्तक थी हिंदू पॉलिटी। काशी प्रसाद जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक में यह बताने का प्रयास किया कि जिस समय अंग्रेज रीछ की छाल पहन करके जंगलों में घूमा करते थे, उस समय हमारे भारतीय महलों दो महलों में रहा करते थे। अर्थात काशी प्रसाद जायसवाल के काल तक इंडस वैली सिविलाइजेशन धीरे धीरे प्रकाश में आने लगा था। तिलक ने आर्कटिक होम ऑफ वेदास लिखी, दयानंद सरस्वती ने भी वैदिक एज के बारे में बहुत बड़ी परिकल्पना दी। तो प्रारंभ में जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन शुरू हुआ, वो शुरू हुआ राजनीतिक तौर पर, ठीक है, राष्ट्रवाद के परिणाम के स्वरूप, और धीरे धीरे फिर इसका आयाम बढ़ा और इसके फलक में बहुत सारी विषय वस्तु समाती चली गई। बहुत सारे नए लोग उभरे जो राष्ट्रवाद से प्रेरित थे और जिनके नज़रों में राष्ट्र सर्वोपरि था, और वो भारत के इतिहास के स्वर्णिम पक्षों को उभार करके सामने लाते थे कि देखिए हमारा समाज ये था, हमारा राष्ट्र ऐसा उत्तम राष्ट्र था, हमारे यहाँ दास प्रथा नहीं थी, दासों के साथ जो हमारे यहाँ नौकर होते थे उनके साथ पारिवारिक सदस्य की तरह व्यवहार किया जाता था, आदि आदि आदि। तो ये सब चीज़ें उस समय के इतिहास लेखन में राष्ट्रवादी समूहों द्वारा प्रारंभ किया गया। तीसरा जो समूह था, जो बहुत बाद में बना 1960 के दशक में, ये समूह कहलाया मार्क्सवादी या वामपंथी समूह। दरअसल यूरोप में उस समय वो यूरोप का प्रशा हुआ करता था। प्रशा के क्षेत्र में एक महान दार्शनिक का जन्म हुआ जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। इनका जन्म ट्रायर में हुआ। लिप्जिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रारंभिक अध्ययन की और बाद के अध्ययन के लिए ये लंदन चले गए। जब लंदन गए तो वहाँ की लाइब्रेरियों में भारत से संबंधित बहुत सारी किताबें देखी, दुनिया के इतिहास से संबंधित किताबें देखी, क्योंकि उस समय लंदन का लाइब्रेरी बहुत समृद्ध हुआ करता था। और बहुत कुछ पढ़ने लिखने के बाद, यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखने के बाद एंजल से इनकी मुलाकात होती है, माइकल एंजल से। फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखते हैं 1848 में। उसके बाद इन्होंने एक सिद्धांत दिया इतिहास लेखन का, और इन्होंने कहा कि इतिहास लेखन का सबसे वैज्ञानिक सिद्धांत है आर्थिक। अर्थात इन्होंने इतिहास को आर्थिक आधार पर लिखने का एक प्लेटफॉर्म दिया कि जब भी आप इतिहास लिखें तो आर्थिक आधार पर लिखें, न कि राजनीतिक आधार पर। क्योंकि इतिहास को ये इन्होंने परिभाषित किया कि अतीत की कोई भी घटना आर्थिक प्रक्रिया से ही प्रभावित होकर होती है, तो इसीलिए आर्थिक इतिहास को सर्वोपरि लिखा जाए। और फिर उस समय से एक दौर प्रारंभ हुआ दुनिया में आर्थिक इतिहास लेखन का। प्रारंभ में ये जो आर्थिक इतिहास का लेखन है या इतिहास को आर्थिक नजरिए से लिखने की प्रेरणा,
ये भारत में नहीं आई। भारत में ये तब आई जब कुछ भारतीय बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित होकर रूस गए, जिनमें एम.एन. रॉय थे, अवनी प्रसाद मुखर्जी थे और कई लोग थे उनके साथ। और एम.एन. रॉय, अवनी प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय इतिहास को आर्थिक आधार पर लिखने पर जोर दिया कि भारत का इतिहास लिखे आर्थिक आधार पर। लेकिन प्रारंभिक दौर में ये संभव नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय उनके पास संसाधन नहीं थे और उस समय का जो वामपंथी समूह था वो ज़्यादा घिरा हुआ था राजनीतिक विषय वस्तु पर, या राजनीतिक विषय वस्तु को ही ज़्यादा उभार रहा था। राजनीतिक मुद्दों पर भारत में श्रम संघ का विकास, श्रम संघ में घुसपैठ, भारत की राजनीति में घुसपैठ, इनमें लगा हुआ था। तो उनका विशेष कुछ उस समय चल नहीं पाया। इसका विकास हुआ 1960 के दशक में, जब एक प्रसिद्ध विद्वान डी.डी. कौशाम्बी, जिनका की अर्थशास्त्र एवं गणित में सिद्धता थी, उन्होंने इतिहास लेखन को चुना। और फिर धीरे धीरे करके दिल्ली और दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय इस इतिहास लेखन का केंद्र बना। और इसमें रामशरण शर्मा, रोमिला थापर, डी.एन. झा, राधाकृष्ण चौधरी, के श्रीमाली जैसे अनेक इतिहासकार शामिल हुए। और इन सब ने विधिवत तौर पर मार्क्स के फॉर्मूले पर इतिहास लेखन का काम शुरू किया। अर्थात किसी भी देश के इतिहास लेखन का पहला नजरिया या पहला दृष्टिकोण जो है वह आर्थिक होना चाहिए, और इसी को उन्होंने फलक में रखा और इसी को आधार मान करके इतिहास लेखन का काम किया। बाद में बिपिन चंद्र भी जुड़े। यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है कि इस समय तक भारत आज़ाद हो चुका था, ठीक है, और इतिहास लेखन के नए दौर प्रारंभ हो गए थे। इससे पहले भी थे रजनी पाम दत्त, जिन्होंने इंडिया टुडे लिखी थी। ये सारे इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार कहलाए, और इन सभी का नेतृत्व कुछ समय तक के लिए किया डी.डी. कौशाम्बी ने। उन्होंने प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तकें लिखी। रोमिला थापर ने कई पुस्तकें लिखी, और रोमिला थापर की पुस्तक वंश से राजवंश तक, प्राचीन भारत का इतिहास और अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन, ये जो है ये तीन पुस्तकें बेसिकली उस दर्शन को दिखाता है जिसको कार्ल मार्क्स ने चुना। आर.एस. शर्मा का, रामशरण शर्मा, जो कि प्राचीन इतिहास के बहुत बड़े पुरोधा थे, उन्होंने भी इसी आधार को चुना। तो 1960 के दशक के मध्य तक भारत में यही तीन विचारधाराएं थी। एक कैम्ब्रिज ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन, जिसका पतन हो चुका था, अभी भी कुछ इक्का दुक्का विद्वान बचे हुए थे जो कैम्ब्रिज ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन को ही पढ़ते उनसे प्रभावित थे। फिर दूसरा उनके काउंटर वाला राष्ट्रवादी इतिहासकार, ये भी अपने आप में निखार ला रहे थे और कई नाम इसमें जुड़ रहे थे, जैसे ताराचंद बाद में जुड़ गए राष्ट्रवादी इतिहासकार के समूह में। ये एक तीसरा समूह मार्क्सवादी। इतिहास लेखन का जो चौथा स्कूल आया वो दरअसल 1960 के दशक के बाद भारत में आया, और ये स्कूल कहलाया सबल्टर्न ग्रुप, या उपदेयवादी, या उपाश्रितवादी भी कहीं कहीं लोग इन्हें कहते हैं। ये समूह, इस समूह का जन्म इटली में हुआ था, और इटली के एक इतिहासकार थे एंटोनियो ग्रैम्सी। एंटोनियो ग्रैम्सी का कहना था कि अभी तक जो इतिहास लिखा गया है वो हाई ट्रेडिशन को लेकर के लिखा गया है, यानी राजा रानियों का इतिहास लिखा गया है, जो पूरी तरह सही नहीं है। उसमें बहुत सारे जो स्रोत उपयोग में लाए जाते हैं वो ऐसे स्रोत उपयोग में लाए जाते हैं जो राजा रानियों की प्रशंसा में लिखे गए हैं। तो ये वास्तविक इतिहास नहीं है। वास्तविक इतिहास वह होता है जो आम जन का, अर्थात लिटिल ट्रेडिशन का इतिहास हो, आम समाज का इतिहास हो, कर्मचारियों का इतिहास हो, अधिकारियों के नीचे वाले का इतिहास हो, सामान्य जन का इतिहास हो, जिसमें लोक संस्कृति हो, लोक जीवन हो, और उसके बाद जरूरत पड़े तो उसमें राजा रानी को जोड़ दिया जाए। इस तरह का इतिहास लेखन
का एक दौर इटली में शुरू हुआ और इसी से प्रभावित होकर के सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर शाहिद अमीन साहब ने इस पर चर्चाएं प्रारंभ की, विमर्श प्रारंभ किया। यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात भी है कि इस तरह का लेखन जर्मनी में सबसे पहले शुरू हुआ था, ग्रीम्स बंधुओं द्वारा 1910 के दशक में। वो लोकल कहानियों को, लघु कथाओं को, छोटे छोटे चर्चा के विषय को जमा करके इतिहास का रूप उन्होंने दिया था, लेकिन वो दब गया था क्योंकि तब 1910 के बाद प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिर बीच में मंदी आती है, मंदी के बाद फिर हिटलर का दौर आता है, तो इस तरह का इतिहास नहीं, वहाँ विकृत राष्ट्रवाद का जन्म हो गया था और जिसके कारण ये जो है सबाल्टर्न धारा डूब गई। फिर हिटलर का पतन होता है, हिटलर के पतन के बाद द्वितीय विश्व युद्ध होता है, फिर हिटलर का पतन होता है, फिर अन्य तरीके की इतिहास लेखन लिखा जाने लगता है। नात्सी विरोधी, कुछ नात्सी समर्थक पहले लिखे थे, अब उनके विरोध में नात्सी विरोधी लिखा जाने लगा। यानी इतिहास का जो रंग होता है वो बदल गया, लिखने का रंग, इतिहास का रंग तो वही रहता है, लिखने का रंग बदल गया और फिर एक नया रंग उस पर चढ़ाया इटली के एंटोनियो ग्रैम्सी ने। और भारत में उस लिटिल ट्रेडिशन को आधार मान करके लिखने वाले इतिहासकारों में पहले व्यक्ति हुए प्रोफेसर शाहिद अमीन। उन्हीं के प्रेरणा के रूप में, उन्हीं के से प्रेरणा पाकर के इस पे चिंतन प्रारंभ किया और 3 नाम उभरे, रंजीत गुहा, सुमित सरकार और हरवंश मुखिया। और विधिवत तौर पर माना जाता है कि हरवंश मुखिया जो है वो भारत में सबाल्टर्न इतिहास के पूर्ण और व्यवहारिक इतिहास लेखक रहे। चूंकि बाद में सुमित सरकार ने इससे किनारा कर लिया, 80-90 के दशक में आते आते सुमित सरकार हट जाते हैं, सबाल्टर्न का रंग रहता है उन पे चढ़ा हुआ, लेकिन वो सबाल्टर्न के साथ साथ थोड़े से नेशनलिस्ट और थोड़े से वामपंथी, यानी इस तरह की विचारधारा से वो प्रभावित होकर के लिखने लगते हैं, खास करके जब आधुनिक इतिहास लिखते हैं। तो ये चौथा स्कूल जो है सबाल्टर्न, ये छोटे निम्न न कहें, छोटे स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे, इन सबको इतिहास लेखन में शामिल करने लगे। लघु कथाओं को, कहानियों को, कथा संग्रह को, इन सबको इतिहास लेखन में धीरे धीरे इन्होंने शामिल करना शुरू किया। फिर एक और इतिहास लेखन का समूह आया, ये आया नहीं बल्कि वामपंथियों में ही एक बदलाव आया। उन्होंने माना कि इतिहास लेखन का भारतीय परिप्रेक्ष्य में केवल कारक आर्थिक नहीं है बल्कि सांस्कृतिक भी है। तो रोमिला थापर, आर एस शर्मा, राधाकृष्ण चौधरी, बिपिन चंद्र, डी एन झा, के श्रीमाली, यानी वही पुराने सभी जो कट्टर वामपंथी हुआ करते थे, उन्होंने नव मार्क्सवाद का सहारा लिया और नव मार्क्सवाद में संस्कृति को भी जगह दी जाने लगी। जैसे आप देखेंगे कि आर एस शर्मा का 1970 के दशक की किताबें देखेंगे या उनके 1970 के दशक की चीज़ें देखेंगे, इरफान हबीब देखिए मेडाइवल में, ये भी नव वामपंथी में ही आते हैं। तो 1970 के दशक का लेखन देखिए और 1990 के दशक का लेखन देखिए, तो एक अंतर पाएंगे। इसी तरह बिपिन चंद्र में भी है, रोमिला थापर में, जो रोमिला थापर वंश से राजवंश तक को लिख रही है, वही रोमिला थापर नव वामपंथ में सोमनाथ के बारे में बता रही है। तो सोमनाथ पुस्तक लिखी। फिर कई लेखकों ने, जैसे राधाकृष्ण चौधरी ने भारत का आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास लिखा। तो इस तरह संस्कृति पे भी जोर दिया जाने लगा। ये 5 विधिवत तौर पर मान्यता प्राप्त स्कूल्स हैं। फिर से एक बार हम नाम ले लें, कैम्ब्रिज ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन, राष्ट्रवादी समूह, तीसरा मार्क्सवादी समूह या वामपंथी समूह, चौथा सबल्टर्न या उपदेयवादी समूह, 5वां नव मार्क्सवादी समूह। अभी वर्तमान समय में हम इतिहास लेखन की धारा को देखें तो एक नई तरह की विचारधारा उत्पन्न हो रही है इतिहास लेखन में। और इस इतिहास लेखन की जो विचारधारा है, इसको समाज के सभी वर्ग के लोग, विशेष करके जो पढ़े लिखे लोग हैं,
वो प्रारंभ कर रहे हैं। और इस समूह में इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि हम इतिहास में प्रमाण को ढूंढें, नए नए प्रमाण ढूंढें, नए नए तथ्य ढूंढें, और जहां तक इतिहास नहीं पहुंच पाया है, अर्थात जहां तक किताबें नहीं पहुंच पाई है, वहां तक पहुंचने का प्रयास करें। कहने का यह अर्थ हुआ कि पूरा प्राचीन काल देखें या पूरा मध्यकाल देखें, इसमें हमारे पास तथ्य तो हैं, हमारे पास सोर्सेज भी हैं, लेकिन वो बिखरे पड़े हुए हैं। तो उन सोर्सों को जमा करके उन नायकों की पहचान करना जिनको इतिहास में अभी तक स्थान नहीं मिल पाया है, और ऐसा काम अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की तरफ से चल रहा है। ये एक नया और अनूठा प्रयास है। चूंकि सही मायने में देखा जाए तो इतिहास में हम सभी को शामिल करें, यानी हम प्रचलित धारा पर तो रहें, जो मान्यता है उस पर तो रहें, अपितु इतिहास लेखन में हम उन्हें भी शामिल करें जो अभी तक इतिहास से अछूते रह गए हैं। तो ये इतिहास संकलन ये काम कर रही है कि उन्हें इतिहास तक जोड़ना, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तीनों को लेकर के अलग अलग इसके प्रोस्पेक्टिव है। उस पर फिर कभी अगले वीडियो में या किसी अन्य वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर इतिहास संकलन समिति कैसे सोचती है और इतिहास के बारे में सोचती क्या है, कैसे इतिहास होना चाहिए, इस बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम यहीं पे आज का वीडियो समाप्त करते हैं। और अभी तक यदि सिविल सेवा के हिसाब से लिखा जाए तो 5 ही समूह डालेंगे, हम लोग लिखेंगे, 5 ही समूह पर ध्यान केंद्रित करके लिखेंगे कि इतिहास लेखन का क्या आधार रहा है। फिर से एक बार करते, कॉलोनियल एज औपनिवेशिक इतिहास लेखन को समर्पित था। कॉलोनियल एज में इसमें विशेष करके भारत के पक्ष को बहुत कमजोर दिखाया जाता था, भारत बटा हुआ था। फिर दूसरा आया राष्ट्रवाद, जिसमें भारत के स्वर्णिम पक्षों को दिखाया गया। फिर तीसरा आया मार्क्सवाद, जिसमें मार्क्स के सिद्धांत पर अर्थव्यवस्था के नज़रिए से या आर्थिक नज़रिए से इतिहास लेखन का आधार मान करके इतिहास लेखन किया गया। इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत हुई। फिर आया सबल्टर्न, इसमें लिटिल ट्रेडिशन यानी निम्न वर्गीय सभ्यता, जिसमें कि उच्च वर्ग, हम यहाँ जाति की बात नहीं करें, वर्ग की बात करें, यानी मध्य वर्ग की जो निम्न वर्ग हैं, किसान हैं, काश्तकार हैं, व्यापारी हैं, अधिक कर्मचारी हैं, इनका इतिहास लेखन, ये एक समूह आया। और अंत में नव मार्क्सवादी इतिहास लेखन का समूह आया। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय इतिहास को जानने से पहले हमें भारत में प्रचलित पंचांगों को भी जानना होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग भारत में प्रचलित पंचांग के बारे में जानेंगे। आज का वीडियो यहीं तक।